नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने जेएचपी कोचिंग में। और आज मैं फिर लेकर के आया हूं आपके लिए जो रसायन विज्ञान है कक्षा 12 की अनसॉल्व पेपर मैं हल करा रहा हूं, जिसमें हमने सेट नंबर 4 में जो है क्वेश्चन जो हमारे पास था 5 का खा क्वेश्चन, ये हमारा हो चुका था। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे 5 का ग से। तो चलते हैं बिना ही देरी किए हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन 5 का ग कह रहा है हमारे पास कि संक्रमण धातुओं के परमाणविक तथा आयनिक आकारों में परिवर्तन तथा आयनन एंथैल्पी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए सबसे पहले आपको हेडिंग ही यही डालना है, संक्रमण धातुओं के परमाणविक तथा आयनिक आकारों में परिवर्तन, ये आपको हेडिंग डाल लेना है। इसमें आपको लिखना क्या है, देखिए लिखना है संक्रमण धातुओं के जो परमाणु और आयनिक आकार, परमाणु और आयनिक आकार जो होता है जो साइज, ठीक है, परमाणु आवेश बढ़ने के कारण जो होते हैं, कारण बाएं से दाएं क्या होते हैं, घटते हैं। बाएं से दाएं क्या होते हैं, घटते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद लिखना है हालांकि यह कमी जो होती है ना, हालांकि यह कमी बहुत छोटी और असमान होती है। बहुत छोटी होती है कमी और असमान होती है। समूह में नीचे की ओर बढ़ने पर, जो समूह होता है, समूह में नीचे की ओर बढ़ने पर तत्वों के परमाणु, संक्रमण तत्वों के परमाणु और आयनिक आकार क्या होते हैं, बढ़ते हैं। क्या होते हैं, बढ़ते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट के जो परमाणु और आयनिक आकार जो होते हैं वो क्या होते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आपको देखना है बढ़ते हैं। फिर इसके बाद लिखा 3D श्रेणी में, जो 3D श्रेणी होती है, 3D श्रेणी में क्रोमियम से कापर तक, क्रोमियम से कापर तक परीक्षण प्रभाव और प्रभावी नाभिकीय आवेश एक दूसरे क्या होते हैं, लगभग बराबर होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे के लगभग बराबर होते हैं, जिससे इनकी परमाणु त्रिज्या लगभग क्या होती है, समान होती है। जिसके कारण क्या होती है, इनकी जो परमाणु त्रिज्या होती है, एटॉमिक रेडियस, वो लगभग क्या होती है, समान होती है। इतनी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए कह रहा है आयनन एंथैल्पी के बारे में। आयनन एंथैल्पी में क्या लिखना है, किसी तत्व के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, आयनीकरण एंथैल्पी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, आयनीकरण एंथैल्पी कहते हैं। यहाँ पर आयनन ऊर्जा लिखा है, कभी कभी आयनन एंथैल्पी भी पूछ लेता है, तो आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा बात एक ही है, आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद लिखना है संक्रमण धातुओं की आयनीकरण एंथैल्पी जो होती है वो पंक्ति के साथ आगे बढ़ने पर क्या होती है, बढ़ती है। आगे बढ़ने पर क्या होती है, बढ़ती है। तो ऐसे ही पॉइंट आपको सभी ध्यान में रखना है कि जो हमारे पास अगर कोई पूछ ले कि संक्रमण धातुओं की आयनीकरण एंथैल्पी जो होती है वो पंक्ति के साथ क्या होती है, बढ़ने पर क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए 5 का घ कह रहा है उप सह संयोजन यौगिकों के क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत यानी CFT जिसे बोलते हैं हम। तो देखिए लिखना इसमें आंसर में कि CFT के जरिए, इसके अनुसार जो है उप सह संयोजन यौगिकों के बनने काम, उनकी संरचना, कामा रंग और चुंबकीय गुणों को समझा जा सकता है। किसके जरिए, CFT के जरिए। जो हमारे पास उप संयोजन यौगिक होते हैं, इनके बनने और उनकी संरचना और उनका रंग और उनके चुंबकीय गुणों को समझा जा सकता है। किनके चुंबकीय गुणों को, उप संयोजन यौगिकों के। ठीक है, फिर लिखना है यह सिद्धांत धातु आयन और लिगेंड के बीच संबंध, कामा चुंबकत्व और धातु संकुल के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा का वर्णन करता है। यह भी आपको ध्यान में रखना है कि यह जो सिद्धांत होता है वो धातु आयन और लिगेंड के बीच संबंध, कामा चुंबकत्व और धातु संकुल के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा का क्या करता है, वर्णन करता है। फिर देखना है CFT की व्याख्या जो है इस प्रकार है। देखिए यहाँ पर लिखा है CFT की व्याख्या में, व्याख्या जो नंबर 1 है, देखिए यहाँ पर लिखा है व्याख्या नंबर 1 में कि धातु आयन को लिगैंड के ऋणात्मक छोर द्वारा लक्षित किया जाता है। किसे, इसी को, ठीक है, धातु आयन को।
फिर लिखना है दूसरा नंबर, लिगैंड जो होता है, लिगैंड बिंदु आवेशों के रूप में काम करते हैं। लिगैंड किस रूप में काम करते हैं? बिंदु आवेशों के रूप में काम करते हैं और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। फिर तीसरा पॉइंट में लिखना है, इस विद्युत क्षेत्र के कारण धातु परमाणु या आयनों पर कक्षाओं की ऊर्जा क्या होती है? बदल जाती है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दिए तो भैया परमाणु या आयनों पर कक्षाओं की ऊर्जा क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। फिर इसके बाद लिखना है चौथा नंबर, लिगैंड की उपस्थिति में, लिगैंड की उपस्थिति में धातु आयन के 5 समान डी कक्षकों का, 5 जो समान डी कक्षक होते हैं, समान डी कक्षकों का विभिन्न कक्षकों में विभक्त होना यानी बंटना क्या कहलाता है? क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन या विपाटन आप लिख सकते हो, ठीक है। क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन कहलाता है। जो हमारे पास 5 समान डी कक्षक होते हैं उनको यदि 2 भाग में बांट दें, क्योंकि 5 हैं, या तो एक 2 में टूट जाएगा, एक 3 में टूट जाएगा, ठीक है। तो 5 समान डी कक्षकों का विभिन्न कक्षकों में क्या होना? विभक्त होना ही क्या कहलाता है? क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन या विभाजन कहलाता है। फिर इसकी सीमाएं देखिए, सीमाएं में क्या लिखना है? CFT लिगैंड और केंद्रीय परमाणु के बीच आबंध की सहसंयोजक प्रवृत्ति को स्पष्ट नहीं करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट है, यह नहीं समझा सकता, कौन? जो CFT है, CFT जो होता है यह नहीं समझा सकता कि कुछ ऑर्बिटल्स बड़े विभाजन क्यों दिखाते हैं और कुछ कम विभाजन क्यों दिखाते हैं, यह बिल्कुल नहीं समझा सकता। कौन? CFT। फिर इसके बाद लिखना है आपको, क्वेश्चन हमारे पास है 6वें का। देखिए 6वें का क्वेश्चन कह रहा है, परासरण दाब की व्याख्या कीजिए तथा इसकी सहायता से विलेय के मूलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए, ठीक है, यही कह रहा ना। देखिए इसमें लिखना है, हेडिंग डाले ना आपको, परासरण दाब लिखना क्या है इसमें? परासरण दाब में अर्धपारगम झिल्ली द्वारा, ये ऐसी झिल्ली होती है जिसके आर पार केवल कौन जा सकता है? विलायक के अणु ही जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलयन पर लगाया गया न्यूनतम दाब यानी कम से कम दाब क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। आपको परिभाषा में इतना ही लिखना है आपको। इसे किससे व्यक्त करते हैं? इसे पी या पाई से प्रदर्शित करते हैं। कभी कभी पी या पाई दोनों मिल सकता है आपको, ठीक है। फिर इसके बाद हमें व्यंजक भी प्रूव करना है विलेय के मूल द्रव्यमान का। तो देखिए यहाँ पर व्यंजक हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें समीकरण कौन सा याद होना चाहिए? आदर्श गैस समीकरण। तो आदर्श गैस समीकरण से होता क्या सूत्र? आपने कक्षा 11 में भी पढ़ा होगा, PV बराबर NRT होता है। क्या होता है? PV बराबर NRT। देखिए P क्या है? यही है, ठीक है, परासरण दाब। V क्या है? आयतन है। N क्या है? विलेय के मोलों की संख्या। R क्या है? गैस नियतांक। T क्या है? परम ताप है। तो देखिए यहाँ पर विलेय के मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटे अणु भार होता है, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, यहाँ पर जब N का मान समीकरण 1 में आप रख देंगे, ये समीकरण 1 है, तो यहाँ हमारे पास क्या मिल जाएगा? PV बराबर W बटे MRT। लेकिन वो कह रहा था विलेय के मोल द्रव्यमान का परिकलन करना है, तो विलेय का मोल द्रव्यमान जो M है आप यहाँ पर निकाल लेंगे, इसे यहाँ पर बट्टे में ले जाएंगे, तो ये आपका व्यंजक प्रूफ हो जाएगा। M बराबर आ जाएगा स्मॉल WRT अपान PV, ठीक है। यही आपका क्या है? व्यंजक है। इसे ही आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए प्रिय विद्यार्थी, 6वें का हमारा का अथवा क्वेश्चन कह रहा है कि एक ठोस के 1.26 ग्राम को 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में घोला गया, ठीक है। फिर कह रहा 300 केल्विन पर इस विलयन का परासरण दाब 2.57 × 10⁻³ बार पाया गया। ठोस के मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। तो देखिए जो दिया है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। जो हमारे पास एक ठोस के 1.26 ग्राम को इतने यानी 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में क्या किया गया है? घोला गया है 200 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास जिसे घोला गया वो विलेय होता है। विलेय का भार कितना? 1.26 है, ग्राम दिया है। फिर इसके बाद परासरण दाब भी दिया है हमारे पास, पी का मान, ये पी का मान दिया है ना, परासरण दाब यही कह रहा। देखिए कितना है? 2.57 × 10⁻³ बार। फिर इसके बाद है ये हमारे पास 200 सेंटीमीटर क्यूब है, तो ये हमारे पास आयतन है
वी का मान 200 सेंटीमीटर क्यूब, ये सेंटीमीटर क्यूब में है, ये इसे लीटर में बदलेंगे तो 1000 का आप भाग लगा देंगे तो इतना आ जाएगा 0.2 लीटर आ जाएगा वी का मान, ठीक है। फिर इसके बाद ये क्या है, टी है, 300 केल्विन है। बस पूछ क्या रहा है, ठोस का मूल द्रव्यमान एम का मान पूछ रहा है, तो आप अभी जो हमने अभी प्रूफ किया है सूत्र वही आपको लगा देना है। एम बराबर स्मॉल डब्ल्यू आर टी अपन पी वी, सभी जो मान है आप रख सकते हैं। देखिए सभी मान हमारे पास हैं दिए हैं, लेकिन आर का मान आपको ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि आर का मान याद करना ही पड़ेगा। कितना होता है आर, आर का मान 0.0831 है, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और ये टी का मान तो 300 ही है, पी का मान है आपके पास ये, अब वी का मान है ये 0.2, ठीक है। बस आपको क्या करना है, बस हल कर देना है क्योंकि कैलकुलेशन तो आपको करना आता ही है। जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर इतना आ जाएगा, लगभग में आएगा मेरे भाई, कितने आएगा, लगभग में आएगा, ठीक है। क्योंकि आपको क्या देखना होता है, जो 61 हमारे पास है ये पहले 2 अंक आपके बिल्कुल मिलना चाहिए, बाकी के हमें ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती। ये आगे के जो 2 अंक आपको दिखाई दे रहे यही मिलना ज़रूरी होता है क्योंकि लगभग में आंसर आएगा। इसके बाद हम देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए हम हमारे पास ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, खा नंबर कह रहा है 6वें खा कि कार्बोक्सिलिक अम्लों के एस्टरीकरण की परिभाषा तथा क्रिया विधि लिखिए। फिर कह रहा है बेंजोइक अम्ल के हैलोजनन तथा नाइट्रीकरण की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो देखिए एस्टरीकरण है क्या, आंसर लिखना है, यहाँ पर हेडिंग डालना है एस्टरीकरण लिखना है। इसमें लिखना है जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एल्कोहल से कराते हैं तो एस्टर बनता है, इसे ही एस्टरीकरण कहते हैं। जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल ये है CH3COOH एस्टिक अम्ल जिसका नाम है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति है, किसके साथ कराना है, एल्कोहल के साथ कराना है। तो यहाँ पर जब दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बना देंगे, एस्टर, और पानी निकल जाएगा, तो इसे ही क्या कहते हैं, एस्टरीकरण। एस्टर बनाना ही एस्टरीकरण है, ठीक है। क्रिया विधि कह रहा है तो देखिए यही जो समीकरण है ना, ये समीकरण है, इसी क्रिया विधि बताना है, कैसे बना है। देखिए क्रिया विधि में, क्रिया विधि ही तो इम्पोर्टेंट होती है ज़्यादातर। तो देखिए हमारे पास ये क्या है, CH3COOH है, ये CH3COOH है। एसिटिक अम्ल को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो एसिटिक अम्ल में क्या होता है, जो हमारे पास ये ऑक्सीजन है ना, ये हमारे पास जो ऑक्सीजन इसके पास है लॉन पेयर, इसके पास क्या होते हैं, लॉन पेयर। तो हमारे पास जो H+ की उपस्थिति ना अम्ल की, तो H+ यानी अम्ल जब हाइड्रोजन जाएगा, H+ हमारे इसके पास है, ये जब H+ जाएगा तो आक्रमण कहाँ करेगा, जहाँ पर लॉन पेयर है, क्योंकि प्लस वाले को माइनस चाहिए होता है, ठीक है। इसके पास लॉन पेयर है तो यहाँ पर जाएगा, इसके साथ रिश्ता बनाएगा, तो ये यहाँ पर क्या होगा, जब यहाँ पर जाएगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, बॉन्ड टूट जाएगा, तो यहाँ पर OH बन जाएगा, लेकिन ये इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई तो यहाँ पर कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। कार्बन के पास कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके पास होती है, कि विद्युत ऋणात्मकता गुण किसके पास ज़्यादा होता है, इसके पास है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, ठीक है। अब देखिए जब यहाँ पर इसके पास कार्बन के पास प्लस चार्ज आ चुका है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिए, तो यहाँ पर इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखिए जब यहाँ पर ये हाइड्रोजन जुड़ गया जा करके, अब पुनः कौन जाएगा, अब एल्कोहल जाएगा, यहाँ आक्रमण करेगा। तो एल्कोहल में जो ऑक्सीजन इसके पास लॉन पेयर है, अब इसके पास लॉन पेयर है, देखिए लॉन पेयर है, तो ये आक्रमण करेगा कहाँ पर, जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, जहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। जब यहाँ आक्रमण करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जब जाएगा तो इसके पास रिश्ता बनाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन इसने त्यागे हैं, तो अब जो प्लस चार्ज है किसके पास आ जाएगा, ऑक्सीजन के पास आ जाएगा। बाकी आपको जोड़ देना इसी के साथ, देखिए जुड़ गया, ये यहाँ पर जुड़ा है, इससे कार्बन से जुड़ा है ना ये ऑक्सीजन, देखिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसने त्यागे हैं तो अभी इस पर क्या चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन त्यागा है तो इसके पास प्लस चार्ज आ जाएगा। अब देखिए जब यहाँ पर इतना होगा स्टेप, अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो हमारे पास ये जो ऑक्सीजन ना, ये ऑक्सीजन के पास प्लस चार्ज है, तो ये ऑक्सीजन के पास प्लस चार्ज इसे पसंद नहीं होता प्लस चार्ज, तो ये क्या करेगा, ये जो हमारे पास ये बॉन्ड बचा है, ये बॉन्ड जो बना है ना ये, तो ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपनी तरफ। ये जब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो ये प्लस माइनस मिल गया, ये हट जाएगा, जीरो हो जाएगा काम,
फिनिश हो जाएगा तो ये हमारे पास जो हाइड्रोजन फ्री हो जाएगा प्लस चार्ज लिए। अब ये हाइड्रोजन के पास आ जाएगा प्लस, तो हाइड्रोजन कहाँ भागेगा, हाइड्रोजन कहीं भी भाग जाएगा। तो हाइड्रोजन जाएगा OH के पास, किसके पास जाएगा, OH के पास जाएगा, क्योंकि फ्री है, ठीक है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन तो खींच लिया। अब ये अकेला पड़ जाएगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिया, क्योंकि इसे प्लस चार्ज पसंद नहीं होता। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, अब ये हाइड्रोजन यहाँ पर चला जाएगा तो OH2 बन जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ आ गया ना। अब देखिए अब यहाँ पर इसके बाद क्या होगा, क्योंकि अब ये जो हमारे पास है ना, ये जो हमारे पास आपको दिखाई दे रहा है, ये जो OH है, अब ये OH बना ही था पहले। अब ये हमारे पास जब ये हाइड्रोजन यहाँ चला गया है तो OH2 बन गया है। अब ये पूरा उसी प्रकार रहेगा, क्योंकि ये इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिए तो इसके पास अब कुछ नहीं रहेगा। अब यहाँ से कहो ये H2O हमारा निकल जाएगा, ये H2O हमारा निकल जाएगा। जब H2O निकल जाएगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। इस यहाँ पर ये तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीचों बीच क्या क्या बॉन्ड लग जाएगा, डबल बॉन्ड। क्योंकि ये ऑक्सीजन जो होता है, ये ऑक्सीजन क्या कर इलेक्ट्रॉन देगा। जब ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या चार्ज आएगा, इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो यहाँ से क्या होगा, ये एक प्रकार का ऐसा कंपाउंड आपके पास बन जाएगा। फिर यहाँ पर क्या होगा कि ये H+ जो आपको दिखाई दे रहा है, H+ भी निकल जाएगा यहाँ से। जब H+ निकल जाएगा तो फाइनली आपका कंपाउंड यह बन जाएगा, ठीक है। तो इतना रहा आपकी क्रिया विधि, आपको क्रिया विधि जरूर करके आना। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए प्रिय विद्यार्थी, इसी क्वेश्चन में कह रहा था कि जो हमारे पास बेंजोइक अम्ल है, इसका हैलोजनन और नाइट्रीकरण कराना है। तो देखिए बेंजोइक अम्ल का हैलोजनन कराना है हमें, तो हैलोजन से क्रिया कराएंगे और Fe की उपस्थिति में। तो जो क्लोरीन होती है वो कहाँ पर जाएगी, Cl+ में टूटेगा, एक Cl- में टूटेगा। तो Cl+ वाला जो है कहाँ पर जाएगा, और मेटा पर जाएगा। कहाँ पर जाएगा, मेटा पोजिशन। तो ये हमारे पास बन जाएगा मेटा क्लोरो बेंजोइक अम्ल। क्या बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से देखिए ये आर्थो, ये मेटा, ये पैरा, आर्थो मेटा पैरा, तो मेटा क्लोरो बेंजोइक अम्ल बन जाएगा। हमारा HCl तो निकल जाएगा। फिर नाइट्रीकरण कराएंगे तो NO2+ OH- में टूटेगा। NO2+ कहाँ पर जाएगा, मेटा पर आक्रमण करेगा, ये मेटा पोजीशन। तो यहाँ पर बन जाएगा मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड बन जाएगा और H2O निकल जाएगा हमारा। इसके बाद देखना है, हमारे पास क्वेश्चन है 6 का खा कह रहा है, खा का अथवा 6 का खा का अथवा कह रहा है कि निम्नलिखित रूपांतरणों के लिए रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। नंबर 1 है ब्यूटेन 1 आल से ब्यूटेनोइक अम्ल। तो ऐसा देखिए ब्यूटेन 1 आल, ये ब्यूटेन 1 आल का सूत्र है हमारे पास, ये आपको ध्यान में रखना है। ब्यूटेनोइक अम्ल का सूत्र ये होता है। तो आपको देखिए अल्कोहल है, ये एसिड है, क्या कराना है, ऑक्सीकरण करा देना है लाल दवा की उपस्थिति में। तो जब आप ऑक्सीकरण करा देंगे तो इसका क्या बन जाएगा, ये CH2OH जो है ये चेंज हो जाएगा COOH में, ठीक है। फिर देखिए दूसरे नंबर कह रहा है बेंजाइल अल्कोहल से फेनिल एथेनोइक अम्ल। तो ये बेंजाइल अल्कोहल का सूत्र है, हमें क्या बनाना, फेनिल एथेनोइक अम्ल बनाना है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसकी क्रिया सबसे पहले आप KCN से करा दीजिएगा या HCN से करा दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये माइनस और ये प्लस, तो KOH निकल जाएगा, CN यहाँ पर लग जाएगा। जब भी साइनाइड को COOH में चेंज करना हो तो 2 मॉलिक्यूल जल के लिए जाते हैं, तो ये चेंज हो जाएगा CN COOH में बन जाएगा फेनिल एथेनोइक अम्ल। फिर इसके बाद है हमारे पास 3 नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन से 3 नाइट्रो बेंजोइक अम्ल। तो देखिए 3 नाइट्रो है, 3 नंबर में नाइट्रो, 1 2 3 3 नाइट्रो है, और ये क्या है, ब्रोमो बेंजीन है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, KCN के सबसे पहले क्रिया करा देना KCN के साथ। तो KCN के साथ जब आप क्रिया कराएंगे तो KBr हमारा निकल जाएगा, साइनाइड यहीं पर लग जाएगा। अब साइनाइड को जब भी COOH में चेंज करना हो तो अभी मैंने बताया 2 मॉलिक्यूल पानी के दे देंगे तो COOH में हो जाएगा चेंज। तो 3 नंबर में नाइट्रो बेंजोइक अम्ल हमारा बन जाएगा। फिर इसके बाद कह रहा है चौथा नंबर है साइक्लोहेक्सीन से हेक्सेन 1,6 डाइओइक अम्ल। तो साइक्लोहेक्सीन का सूत्र ये होता है हेक्सेन 1,6 डाइओइक अम्ल। देखिए यही है हमारे पास ये सूत्र जो है ना, हेक्सेन 1,6 डाइओइक अम्ल है। एक नंबर में ओइक है और एक 6 नंबर में ओइक है। आप ऐसे गिनती करेंगे, चाहे आप ऐसे गिनती कर लीजिए, ठीक है। तो क्या कराना, ऑक्सीकरण जब आप करा देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा।
5वें नंबर में फॉर्मेथिल एसीटोफिनोन से बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, यही बनाना ना। तो देखिए 4 नंबर मैथिल है, यह एसीटोफिनोन का सूत्र है। बनाना जो है यहाँ पर आप लिख लीजिएगा। तो देखिए इसका भी ऑक्सीकरण करा देंगे, इसका भी ऑक्सीकरण हो जाएगा तो बन जाएगा। तो बस आपको क्या कराना, ऑक्सीकरण कराना है, बस यही रखना है आपको। इतने में आपको नंबर मिल जाना, 1 नंबर। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 7वें का क्वेश्चन कह रहा है कि डाई एजोनियम लवण के विरचन की विधि तथा 4 रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। तो देखिए सबसे पहले डाई एजोनियम लवण बनाना है। तो देखिए डाई एजोनियम लवण के निर्माण की विधि यानी विरचन की, तो हमें सबसे पहले एनिलीन की जब आप क्रिया जो है HNO2 प्लस HCl के साथ कराएंगे तो क्या बन जाएगा, डाई एजोनियम लवण। इसका नाम क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, यही आपको बनाना था, लेकिन 4 रासायनिक समीकरण देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास है डाइजोनियम लवण है, इसका जो गाटर मान अपक्रिया ये करा देंगे। तो देखिए गाटर मान अपक्रिया में क्या होता है कि जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो है HCl के साथ कॉपर की उपस्थिति में करते हैं क्रिया, तो क्या बनाते हैं, क्लोरोबेंजीन। फिर इसके बाद दूसरे नंबर जलीय के आई से क्रिया करा दीजिएगा, यह भी एक अच्छी अपक्रिया है। तो जब आप जलीय के आई के साथ क्रिया कराएंगे तो जो के तो इसे ले जाए KCl बना देगा, N2 तो ऑटोमेटिक निकल जाएगी, आयोडीन यहाँ पर लग जाएगी, आयोडोबेंजीन बन जाएगी। तीसरे नंबर में KCN से क्रिया, देखिए KCN से क्रिया करा दीजिएगा। यहाँ पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, ये KCN है, तो KCl निकल जाएगा और N2 भी निकल जाएगा, तो CN यहाँ पर लग जाएगा, तो ये बन जाएगा फेनिल साइनाइड। फिर H2O से क्रिया करा दीजिएगा। देखिए H2O से जब आप क्रिया होगी तो यहाँ पर H प्लस है तो HCl बन जाएगा, N2 निकल जाएगा, OH यहाँ पर लग जाएगा, ये फिनॉल बन जाएगा। फिर इसके बाद कह रहा है 7वें का अथवा क्वेश्चन है एमीन के विरचन की 5 अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण लिखिए, यही कह रहा है ना। तो देखिए सबसे पहले एमीन बनाना है, तो नंबर 1 हेडिंग है यहाँ पर एल्किल साइनाइड के अपचयन द्वारा। जब हम साइनाइड का अपचयन करा देंगे एल्किल साइनाइड का तब भी हमें एमीन मिल जाएगी। तो देखिए एल्किल साइनाइड ये हमारे पास है, अपचयन करा रहे हैं हम। तो देखिए यहाँ पर एमीन बनाने के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए, 2 हाइड्रोजन चाहिए। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ये भी लेगा, 2 हाइड्रोजन ये भी लेगा, क्योंकि दोनों साथ साथ है साइनाइड। ठीक है, तो हमारे पास बन जाएगा RCH2NH2, ये क्या है, प्राथमिक एमीन। इसके बाद हम देखते हैं और आगे की अभिक्रिया बनाने की यानी कि रासायनिक समीकरण देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर दूसरी नंबर में हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा बनाएंगे। तो देखिए हाफमान ब्रोमाइड अपक्रिया में क्या होता है, जब एमाइड जो है ये एमाइड है, क्रिया करेगा Br2 KOH के साथ, तो क्या बना लेगा, प्राथमिक एमीन बना लेगा, KBr K2CO3H2O, ये आपको रट्टा मान लेना है। ठीक है, फिर इसके बाद तीसरे नंबर एमाइडो के अपचयन द्वारा, एमाइड है ये, इसका अपचयन कराएंगे कि तुम्हें पता है एमीन तो है ये, लेकिन ऑक्सीजन हट जाए, दोनों के दोनों हाइड्रोजन यहाँ पर लग जाए 2, तो बन जाएगा हमारे पास क्या, एमीन। देखिए यहाँ पर एमीन बन चुका है। फिर चौथी नंबर स्मिट अपक्रिया द्वारा, तो स्मिट अपक्रिया में क्या होता है आपको पता है कि जब जो है हमारे पास कार्बोक्सिलिक अम्ल हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ क्रिया करेगा सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो क्या बनाता है, प्राथमिक एमीन बनाता है, इसे ही क्या कहते हैं, स्मिट अपक्रिया कहते हैं। 5वीं नंबर एल्कोहल से क्रिया करेगा। देखिए अमोनिया, तो क्या बन जाएगा, एमीन बन जाएगा, क्योंकि प्लस OH को ले जाएगा, H2O बना देगा, बाकी यहाँ पर जुड़ जाएगा। फिर इसके बाद है हमारे पास 7वें खा क्वेश्चन कह रहा है क्या होता है जब डी ग्लूकोज निम्नलिखित से क्रिया करता है। नंबर 1 है HI से। तो देखिए ग्लूकोज जब जो है HI से क्रिया करेगा तो इसका अपचयन हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, N हेक्सेन। क्या बन जाएगा, हेक्सेन, N हेक्सेन। ये क्या, N हेक्सेन का सूत्र है, ये ध्यान में रखना है। जिसका अपचयन होगा क्या बन जाएगा, N हेक्सेन। फिर इसके बाद है हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ, यानी कि मतलब NH2OH से क्रिया। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों के दोनों हाइड्रोजन जाएंगे, ये दोनों यहाँ से पानी बना देंगे और बाकी ये जुड़ जाएगा, तो ये हमारे पास एक प्रकार कंपाउंड बन जाएगा। फिर इसके बाद है ब्रोमीन जल से, क्या है, तीसरे नंबर ब्रोमीन जल से। जब ब्रोमीन जल से क्रिया कराएंगे तो ये क्या करेगा, इसका ऑक्सीकरण करा देगा, इसे क्या करा देगा, ऑक्सीकरण करा देगा। तो CHO किस में चेंज हो जाएगा, COOH में चेंज हो जाएगा, जिसका नाम क्या है, ग्लूकोनिक एसिड। क्या नाम है, ग्लूकोनिक एसिड इसका नाम है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्रिया। फिर देखिए प्रिय विद्यार्थियों चौथी नंबर है HNO3 से। चौथी नंबर क्या, HNO3 से। तो ये हमारे पास है ग्लूकोज,
HNO3 से हम क्रिया कराएंगे तो ये क्या करेगा, सामने वाले का ऑक्सीकरण कराएगा। तो इसका भी ऑक्सीकरण हो जाएगा, इसका भी ऑक्सीकरण हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, साइक्रिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, साइक्रिक एसिड बन जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर कह रहा है HCN से क्रिया, तो HCN से क्रिया होगी, देखिए तो यहाँ पर ये प्लस का है तो यहाँ पर जाएगा ऑक्सीजन के पास, तो OH बना देगा, साइनाइड जाएगा कार्बन के पास, तो ये बन जाएगा ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। फिर इसके बाद कह रहा है हमारे पास 7वें का जो खा का अथवा क्वेश्चन है, कह निम्नलिखित पर संक्षिप्त जो टिप्पणी हमें लिखना है। देखिए प्रोटीन का विकृतीकरण यहाँ पर आपको मिल जाएगा, न्यूक्लिक अम्ल भी आपको मिल जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारा पूरा सेट समाप्त हो चुका है। इसके बाद मैं बहुत ही जल्द लेकर के आऊँगा सेट नंबर 5वां। तो बस आपको क्या करना है, हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहना है और कृपया करके ये हमारा वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा फैला देना है वीडियो को। तो चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।